आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कौटिल्य क्लासेज हाजीपुर में। भारतीय संविधान में कुल 22 भाग होते हैं और प्रत्येक भाग में भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित कुछ न कुछ प्रावधान दिए गए हैं। हम अभी चर्चा कर रहे हैं भाग 15 निर्वाचन, जो अनुच्छेद 324 से 329 कवर करता है, जिसमें हमने अनुच्छेद 324 का 1 और 2 पॉइंट देख लिया है। और आज के इस वीडियो में हम आगे देखते हैं कि अनुच्छेद 324 के अन्य बिंदुओं में क्या कहा गया है। चूँकि अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है, तो निर्वाचन आयोग से संबंधित सारे प्रावधान पॉइंट वाइज अनुच्छेद 324 में मिलते हैं, जिसमें हमने अभी तक अनुच्छेद 324 का 1 और अनुच्छेद 324 का 2 पॉइंट देख लिया है। अब चलते हैं अनुच्छेद 324 के 3 में देखते हैं। भारत का संविधान भाग 15 निर्वाचन, अनुच्छेद 324 से 329। तो चलिए देखते हैं अनुच्छेद 324 का 3। देखिए, अनुच्छेद 324 के 3 में कहा गया है कि जब कोई अन्य निर्वाचन आयुक्त इस प्रकार नियुक्त किया जाता है तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। आपने पिछले अनुच्छेदों में देखा है, पिछले पॉइंट्स में देखा है कि शुरू में निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय था, जबकि बाद में 1989 में निर्वाचन आयोग को बहुसदस्यीय बनाया गया। काफ़ी विवाद हुआ, फिर जाकर के 1993 में निर्वाचन आयोग को बहुसदस्यीय बना दिया गया, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, और वर्तमान में भी यही व्यवस्था है। तो यही कहा गया है कि अगर मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अलावे अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जाती है तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो हैं वो अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। सीधा सा मतलब है कि शुरू में एक सदस्यीय आयोग था, बाद में बहुसदस्यीय बन गया, जिसमें वर्तमान में निर्वाचन आयोग में 3 सदस्य होते हैं। और अगर इसमें कहा गया है कि अगर अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। समझ में आ गया बात? आप सभी तो जानते हैं कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त का पद एक समान है, और कोई भी फैसला निर्वाचन आयोग में या तो सर्वसम्मति से या बहुमत से लिया जाता है, यानी तीनों का पद एक समान है। लेकिन ऐसा कहा गया है कि अगर अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए जाते हैं तो उस स्थिति में मुख्य निर्वाचन आयुक्त अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। अब देखिए अनुच्छेद 324 का 4 क्या कहता है। लोकसभा और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए प्रत्येक साधारण या आम निर्वाचन, यानी अभी जैसे 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ है, ये इसको बोलते हैं हम लोग साधारण या आम चुनाव, यानी जनरल इलेक्शन, आम चुनाव से पूर्व, तथा विधान परिषद वाले प्रत्येक राज्य की विधान परिषद के लिए प्रथम साधारण निर्वाचन से पूर्व और उसके पश्चात प्रत्येक द्विवार्षिक निर्वाचन से पूर्व राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग से परामर्श के पश्चात ऐसे प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति भी कर सकेगा जिन्हें वह खंड 1 द्वारा आयोग को सौंपे गए कृत्यों के लिए आवश्यक समझे। कहने का मतलब यही है, सीधा सा सरल भाषा में समझ लीजिए कि जब भी देश में कहीं कोई विधानसभा का चुनाव, आम चुनाव होने वाला हो, या लोकसभा का आम चुनाव होने वाला हो, या किसी राज्य में जहाँ विधान परिषद है वहाँ पर अगर पहली बार विधान परिषद का चुनाव होने वाला हो, या उसके बाद 2 वर्षों पर विधान परिषद का चुनाव होता है, तो इस स्थिति में वहाँ पर जिन राज्यों में विधान परिषद है तो वहाँ पे या तो विधान परिषद का गठन होने के बाद पहली बार चुनाव हो रहा हो विधान परिषद का, या फिर 2 वर्षों के बाद विधान परिषद का चुनाव हो रहा हो, वहाँ पर क्या करेंगे राष्ट्रपति, तो निर्वाचन आयोग से सलाह लेकर के वहाँ पे एक क्या करेंगे, प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करेंगे, ताकि वो जो काम सौंपे हैं निर्वाचन आयोग को वो काम अच्छे से हो सके। तो इस तरीके से सीधा सा मतलब है कि अनुच्छेद 324(4) किस चीज़ की बात करता है, तो प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की बात करता है। सीधा सा मतलब है प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की बात करता है। तो ये उस राज्य में, प्रदेश में प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति कर सकते हैं निर्वाचन आयोग की सलाह से। अब देखिए अनुच्छेद 324 का 5, संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के
उपबंधों के अधीन रहते हुए निर्वाचन आयुक्तों और प्रादेशिक आयुक्तों की सेवा की शर्तें और पदावधि ऐसी होगी जो राष्ट्रपति नियम द्वारा अवधारित करेंगे। कहने का मतलब यह है कि संसद द्वारा जो विधि बनाई गई है उसके अधीन रहते हुए राष्ट्रपति क्या करेंगे, निर्वाचन आयुक्त जो अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे उनके और प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त जो होंगे उनकी सेवा शर्तें और कार्यकाल यानी पदावधि मतलब कार्यकाल निश्चित करेंगे राष्ट्रपति। किसके द्वारा बनाई गई कानून के अधीन, तो संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति अन्य निर्वाचन आयुक्तों और प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तें और उनका कार्यकाल निश्चित करेंगे। परंतु मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से और उसी आधार पर हटाया जाएगा जिस पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाएगा, जिस पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। कहने का मतलब है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उस रीति से हटाया जाएगा जिस रीति से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर सीईसी की सेवा शर्तों में नियुक्ति के बाद कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं होंगे। और यह भी प्रावधान है कि किसी अन्य चुनाव आयुक्त या प्रादेशिक आयुक्त को सीईसी की सिफारिश के बिना पद से हटाया नहीं जाए। यानी सिंपल सा मतलब समझ लीजिए कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए वही प्रक्रिया है जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया है। सिंपल सी बात हो गया। अन्य निर्वाचन आयुक्त को और प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए आपको क्या है, सीईसी की सिफारिश के बिना उन्हें पद से हटाया नहीं जा सकता। यानी कि जब तक मुख्य निर्वाचन आयुक्त सिफारिश नहीं करेंगे अन्य निर्वाचन आयुक्तों को और प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्तों को हटाने का, तब तक उन्हें पद से हटाया नहीं जा सकता। सिंपल सी बात है। यानी निर्वाचन आयोग हम पढ़ रहे हैं तो जानते हैं निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। यानी इस तरह से कोई पूछे आपसे कि भारत का निर्वाचन आयोग कितने सदस्य है, तो 3 सदस्य ही है। और आपने ये भी देख लिया कि राष्ट्रपति क्या करेंगे, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह से आपको किसी राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भी कर सकते हैं। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने का प्रक्रिया समझ गए। जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने का प्रक्रिया है सेम प्रक्रिया है। लेकिन अन्य निर्वाचन आयुक्त और प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए जब तक मुख्य निर्वाचन आयुक्त सिफारिश नहीं करेंगे तब तक उन्हें राष्ट्रपति नहीं हटा सकते। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के समकक्ष होता है। सीईसी का जो पोस्ट होता है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के समकक्ष होता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का पद वरीयता क्रम की दृष्टि से 9वें स्थान पर है, जबकि मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद इस दृष्टि से 9A यानी 9 क स्थान पर है। इन दोनों के वेतन एवं भत्ते भी समान होते हैं। यानी कहने का मतलब कि आप समझिए कि क्वेश्चन पूछता है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद इनमें से किसके समकक्ष होता है, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जो पद होता है फ्रेंड्स वह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर होता है। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जो वेतन भत्ता मिलता है वह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर ही मिलता है। पीछे स्लाइड में पढ़ा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने का भी वही प्रक्रिया है जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया है। और भारतीय संविधान में जितने भी महत्वपूर्ण पद हैं उनको अगर वरीयता क्रम दिया गया है उसमें 9वें स्थान पर आते हैं आपको सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और उसी पॉइंट में क में आते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त। यानी कह सकते हैं कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जो पद है वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर है और उन्हीं की तरह वेतन और भत्ता मिलता है। फ्रेंड्स अब बात करते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों के कार्यकाल का और वो कैसे अपना पद त्याग कर सकते हैं और उन्हें कैसे हटाया जा सकता है। तो देखिए 1972 ईस्वी से पहले सीईसी का कार्यकाल निश्चित नहीं था। 1972 ईस्वी तक कार्यकाल और सेवा संबंधी शर्तों के बारे में कोई विशेष प्रावधान नहीं था। जब तक मुख्य निर्वाचन आयुक्त सिर्फ होते थे तो उसमें जब व्यवस्था शुरू हुई थी 1950 से 25 जनवरी से, तो उस समय से लेकर के 1950 से लेकर 1972 तक मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल और उनकी सेवा शर्तों के बारे में भारतीय संविधान में कोई विशेष प्रावधान नहीं था। यानी कितने साल तक वो पद पर बने रहेंगे इसके बारे में संविधान में कुछ भी बात लिखा हुआ नहीं था। तो इसलिए कह रहे हैं कि 1972 ईस्वी तक कार्यकाल और सेवा संबंधी शर्तों के बारे में कोई विशेष प्रावधान नहीं था और इसलिए पहले 2 मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो हैं दोनों 8-8 साल अपने पद पर कार्य किए हैं। चूँकि उनके कार्यकाल का कोई निश्चित सीमा नहीं था इसलिए उन लोगों ने प्रथम 2 मुख्य निर्वाचन आयुक्तों ने अपना कार्यकाल कितना वर्ष पूरा किया, 8-8 साल तक वो अपने पद पर कार्य किए हैं।
बाद में चलकर 1972 ईस्वी में प्रावधान किया गया उनके कार्यकाल के बारे में। मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपने पद पर 65 वर्ष की आयु तक या 6 वर्ष तक जो पहले पूर्ण हो, यानी मान लिया कोई व्यक्ति मुख्य निर्वाचन आयुक्त बन गए तो उनका कार्यकाल 65 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक या 6 वर्ष तक। कोई मुख्य निर्वाचन आयुक्त बना है 50 साल की उम्र में तो वो 6 साल ही रह पाएंगे, क्योंकि 6 साल मैंने बताया कि 6 साल या 65 वर्ष जो पहले आ जाए, तो 65 वर्ष आने में तो लेट हो रहा है उनको, क्योंकि उनकी उम्र मान लिया 52 साल ही है सपोज दैट, तो 6 साल पहले ना आ जाएगा। 65 साल आने में तो 13 साल बचा हुआ है, तो 6 साल तक वही काम करेंगे। और मान लिया कोई व्यक्ति 62 साल में बनता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तो वो उनमें पहले 6 साल नहीं आएगा, पहले 65 वर्ष की उम्र आ जाएगी उनकी, तो वो 65 वर्ष की उम्र तक ही काम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जो कार्यकाल है वो या तो 6 वर्ष तक है या फिर 65 वर्ष की आयु तक है, जो पहले हो जाए। ठीक है, पहले जो हो जाए, यानी कि पहले या तो 6 वर्ष पूरा हो जाए या उनकी आयु 65 वर्ष पूर्ण हो जाए। समझ गए? मान लिया 61 वर्ष में कोई ज्वाइन करेगा, नियुक्त होगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तो उनके लिए तो पहले आ जाएगा 65 वर्ष, तो वो 4 वर्ष तक काम करेंगे और पद से हट जाएंगे। लेकिन कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए कि 50 साल में ज्वाइन किया है तो वो तो 6 साल पूरा करके हटेगा ना अपने पद पर से। तो यही कह रहे हैं कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, इनमें से जो पहले पूर्ण हो जाए। अन्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल है 6 वर्ष के लिए या 62 वर्ष की आयु तक, यानी अन्य निर्वाचन आयुक्त जो होंगे वो 6 वर्ष तक या 62 वर्ष की उम्र तक कार्य कर सकते हैं, इसमें जो पहले हो जाए इनमें। अब देखिए त्याग पत्र, अब समझना ये है कि त्याग पत्र ये किसको दे सकते हैं। देखिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति को किसी भी समय त्याग पत्र देकर अपना पद खाली कर सकते हैं। स्वेच्छा से अगर पद खाली करना हो तो ये किसको त्याग पत्र देंगे? राष्ट्रपति को त्याग पत्र देंगे। सिंपल सी बात है। पद से हटाया जाना आप समझ लीजिए, मान लीजिए ये मतलब पद से हटाने की प्रक्रिया समझ लीजिए, तो सीईसी को उसी प्रकार पद से हटाया जा सकता है जिस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। मैंने पहले ही बताया कि सुप्रीम कोर्ट के जो सीईसी हैं, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, उनका पद सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर होता है, तो उनको हटाने की वही प्रक्रिया है जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया है। कदाचार तथा अक्षमता का आरोप सिद्ध हो जाए उन पर और संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के पूर्ण बहुमत एवं तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास कर दिया जाता है तो वो अपने पद से हट जाते हैं। अब देखिए, अन्य निर्वाचन आयुक्त या प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जा सकता है। सिंपल सी बात है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया काफ़ी टफ है और अन्य निर्वाचन आयुक्त और प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्तों को हटाने की प्रक्रिया एकदम सिंपल है। अगर मुख्य निर्वाचन आयुक्त सिफारिश कर दे इन्हें हटाने का तो राष्ट्रपति इन्हें हटा सकते हैं। अनुच्छेद 324 का 6 देख लीजिए। राष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल निर्वाचन आयोग द्वारा अनुरोध किए जाने पर निर्वाचन आयोग या प्रादेशिक आयुक्त को ऐसा कर्मचारी वृंद उपलब्ध कराएगा जो खंड 1 द्वारा निर्वाचन आयोग को सौंपे गए कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हो। आपने देखा है 324 का 1 में कि निर्वाचन आयोग जो भारत का है वो चुनाव कराएंगे राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, लोकसभा का, राज्यसभा का, विधानसभा का, विधान परिषद का। और जब इनका चुनाव होगा तो बड़ी संख्या में कर्मचारी चाहिए चुनाव आयोग को निर्वाचन के कार्य संपन्न करने के लिए। यही प्रावधान किया गया अनुच्छेद 324 के 6 में कि निर्वाचन आयोग जो है वो डिमांड करते हैं केंद्र सरकार के कर्मचारी, राज्य सरकार के कर्मचारी, चूँकि काम, अब देखें ना चुनाव अभी तुरंत खत्म हुआ भारत में, तो चुनाव में कितने कर्मचारी लगे, बूथ पर काम किए, सेक्टर में काम किए, बहुत सारे पोस्ट पे काम किए, ऑब्जर्वर में। तो इस तरीके से निर्वाचन आयोग को बहुत सारे कर्मचारी चाहिए, अधिकारी चाहिए जो ऊपर से लेकर नीचे लेवल तक, बूथ लेवल तक काम करे, मतदान कराए, गिनती कराए। तो यही कहा जाता है कि राष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल निर्वाचन आयोग द्वारा अनुरोध किए जाने पर निर्वाचन आयोग या प्रादेशिक आयुक्त को ऐसा कर्मचारी वृंद उपलब्ध कराएगा जो खंड 1 द्वारा निर्वाचन आयोग को सौंपे गए कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हो। जैसे अभी लोकसभा का चुनाव हुआ है तो इस चुनाव में जो भी कर्मचारी चाहिए वो केंद्र सरकार या राज्य सरकार के, जैसे मान लिया डाक विभाग है तो डाक विभाग के कर्मचारी भी ड्यूटी में लगे हैं, चुनाव ड्यूटी में, और बिहार सरकार के कर्मचारी भी लगे हैं, चाहे जिस राज्य में चुनाव हो रहा है वहाँ के राज्य सरकार के कर्मचारी भी काम में लगे हैं, ड्यूटी पर लगे हैं। यही कहने का सीधा सा मतलब है कि जब भी निर्वाचन होता है, चुनाव होता है, जैसे लोकसभा का चुनाव होगा तो जिस राज्य में चुनाव होगा वहाँ अच्छा है पूरे देश के जो केंद्रीय कर्मचारी हैं,
केंद्र सरकार की नौकरी में है वो सब निर्वाचन आयोग के एक तरह से स्टाफ हो जाते हैं और सभी लोग उनका काम करने लग जाते हैं, चुनाव कार्य में लग जाते हैं। तो काफ़ी संवेदनशील काम होता है चुनाव। तो यही सिंपल सा मतलब है कि निर्वाचन आयोग को जब भी जरूरत पड़ेगा तो केंद्र सरकार के सभी कर्मचारी की मदद को अपने काम पे ले सकते हैं या राज्य सरकार के किसी कर्मचारी को अपनी ड्यूटी पे ले सकते हैं और उसे काम पर भेज सकते हैं, चुनाव कार्य से संबंधित ड्यूटी में लगा सकते हैं। तो सिंपल सी बात है ये। तो इस तरीके से हमने अभी तक भाग 15 में निर्वाचन से संबंधित प्रावधान पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने देखा कि 324 में भारत में निर्वाचन कराने के लिए एक निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है और अनुच्छेद 324 में भारत का निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। तो उनसे संबंधित सारे प्रावधान पॉइंट वाइज हमने देखा आज, और अभी तक हमने अनुच्छेद 324 का 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सभी पॉइंट हमने देखा। तो निर्वाचन आयोग के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें हैं भारतीय संविधान में वो अनुच्छेद 324 का 1, 2, 3, 4, 5, 6 में हमने देखा है। तो इस तरीके से काफ़ी इम्पोर्टेंट ये सेक्शन है। अब हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे अनुच्छेद 325 के बारे में। ठीक है, तो अभी हम इस वीडियो को यहीं रोकते हैं, और अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।